अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं ये आप? यकीनन ठीक होंगे। सबसे पहले तो बहुत 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 सॉरी पारस की इतनी लेट एपिसोड देने की। अब से इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश है कि इसमें एक दिन से ज़्यादा गैप ना आए और मैं भी ये रेगुलर भी मैं कर दूँ, थोड़ी एपी शॉर्ट करके। लेकिन आप लोगों को लंबी एपी इसीलिए देती हूँ ताकि आप लोगों का जो जो जितना भी सब्र है और इंतज़ार है उसका फल मिल जाए। तो प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें, मेरी भी मजबूरियाँ समझा करें। दो तो नावल्स को लेकर चल रही हूँ, मुझे पता है आप कहेंगे कि क्यों चल रही हो, लेकिन मुझे लगा है कि देना चाहिए, साथ एक रिफ़्रेशमेंट डोज़ भी होनी चाहिए। तो मेरे लिए ईज़ी है लिखना, बस ये थोड़ा लेट हो जाता है पीस के लिए। आपसे एडवांस सॉरी चाहती हूँ मैं। तो अब कोशिश होगी इसको रेगुलर करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आपने दुआ करनी है और गुस्सा नहीं करना और नाराज़ तो बिल्कुल नहीं होना। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ 86 पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय अस्मा मिर्ज़ा। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल सी एपिसोड है और शॉकिंग भी, झटका लगने वाला है आपको। तो जल्दी से बिना टाइम ज़ाया करे चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। रात तो खैर ऑफिस से गुजर गई, मगर सुबह फजर के वक्त आबेल का फोन बजा तो वो जो मोहनी के ही रूम में बैठे बैठे सो रहा था फौरन जागा। कल पारस की थी, यार सोने तो दिया करो। आबेल की नींद खराब करते वो वर्कआउट करते शहर मुस्कुराए। पारस ने वेट वापस रखते पानी की बोतल उठाई और ग्लास डोर के पास आ रुका। अब सुकून की नींदें खत्म ही कल। वो आदमी जो भी है ब्यूरो में है, अभी निकलो ढूंढो उसे। रात तक इसे दबोच कर खत्म करना है। वो हमारे हर दूसरे दुश्मन से खतरनाक है, क्योंकि एक वो हमारे ही लोगों में शामिल है, दूसरा मेरी सच्चाई से वाकिफ है। पारस का कहा हुक्म का दर्जा था। तभी आबेल ने टेक छोड़ते रही सही नींद को भी हैराबाद कहा, ठीक है मैं निकल रहा हूँ, लेकिन मोहनी से मिल लेना आज आकर, तुम्हें याद कर रही थी। आबेल की रिक्वेस्ट पर वो मुस्कुराया, ज़रूर आऊँगा, असलान को भी प्यार देना है, पेंडिंग पड़ा है, बस रुशाने की वजह से आ नहीं सका, इसे देखने तुम निकलो जो कहा है। मोहनी वैसे भी आज डिस्चार्ज हो जाएगी, अपनी मम्मा को हॉस्पिटल छोड़ जाना जाते हुए। पारस की ताकीदें सुने आबेल उठ खड़ा हुआ। नींद तो बहुत आ रही थी पर अब काम का वक्त था। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या ताकीदें कर करके जान लोगे मेरी। उठ गया हूँ, पहुँच कर ब्रीफिंग देता हूँ। इजाज़त हो तो 10 मिनट अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को लाड कर लो। मोहनी मज़े से सो रही थी और आबेल उसके मज़े को ज़रा ख़राब करने पर माता था। पारस ने ऐसी इजाज़त पर बस स्माइल दी। 10 मिनट, 10 मिनट ही होने चाहिए आबेल। वो जो जता रहा था। आबेल हंस पड़ा, हाँ मेरे मिनट्स मेरी मर्जी, चलो निकलो तुम। आबेल ने फौरन से कॉल ही काट दी, जबकि पारस इस वक्त हंसता भी कहर ही लगा। ऊपर से उसका चमकता पुरकशिश वजूद इस वक्त थोड़ा भीगा था। वो रुशाने के जागने से पहले ही जरा अपने काम निपटाने निकल आया था और जाकर जो सरप्राइज हातिब देने वाला था, इसने तो सबकी ईद करवानी थी। मोहनी सो रही थी और आबेल इसे बताए बिना नहीं जाना चाहता था। तभी उसके तकिए पर दोनों हाथ रखे झुककर उसकी नाक से नाक सहलाई तो वो किसमिसाई, मोहनी मैं जा रहा हूँ, मामा को ड्रॉप कर दूंगा तुम्हारे पास, शाम तक उनके साथ घर चली जाना, रात तक वापस आऊंगा, देर हो गई तो परेशान मत होना। मोहनी ने मंदी मंदी आंखें खोली और अपने हाथ आबेल के चेहरे से लगाए। असलान वो कब आएगा घर आबेल? मोहनी का दिल अकेले घर जाने पर आमादा नहीं था। इसे एक वीक मजीद रखेंगे मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो तो बाकी रेस्ट और मजे घर अपने बेडरूम में करना, हॉस्पिटल रहना तो मैं पसंद नहीं जानता हूँ। वो भीखा सा मुस्काई, नींद से अभी भी उसकी आंखें भरी थी। ओके मैं मिस करूंगी रात तक। वो आबेल को हरदम हास होने का शर्फ देती थी। मैं भी करूंगा, अब सो जाओ, तुम्हें बताए बिना जाना मुझे अच्छा नहीं लगा तभी जगाया। उसके माथे को चूमते आबेल ने उसकी मुस्कुराहट वसूल की। मोहनी ने होंठों को गोल करते जो तलब किया, आबेल ने झुककर मोहनी की वो नींद में भरी ख्वाहिश पूरी की तो वो साथ ही जरा करवट करे फिर से सो गई और आबेल इसकी सारी बलाएं खुद पर लेता मुस्कुराता हुआ हाथों में बालों में हाथ फेरे रूम से निकल गया। मेरा जानू उठा है आपू। रोशाने ने हारिब को भी सुलाया, पर अमायमा के रूम का डोर खोलकर अंदर झांकने पर वो हाथ उसकी तरफ फैलाए अंदर बुलाए मुस्कुराई। ये अभी ज्यादातर नशीली नींदें ही लेगा, 40-50 डेज। तुम बताओ रात ठीक गुजरी? हाँ हाँ रुके, तुम और हातिम घर जाकर रेस्ट कर लेते मेरी जान। अमायमा का हाथ पकड़े रोशाने ने पास ही बिठाया, जो हारिब की गाल प्यार से चूमती मुस्काई, जो ममा की गोद में मजे ले रहा था। रूम था ना, मैं और हातिब भी सो गए थे, अलाइम भाई यही हैं क्या? अमायमा की तमहीद पर रुशाने को लगा जैसे वो कुछ बताने को बेकरार है। नहीं वो जरा जिम गए हैं, आते होंगे, कुछ कहना है मेरी जान ने? रुशाने के लिए हारिब तो अभी आया। अमायमा तो इससे पहली जान थी, तभी वो समझ गई। जी अपिया, रात यहीं हॉस्पिटल में ही मुझे चक्कर आ गया था, तबीयत भी डाउन थी तो
इससे पहले मायमा कुछ बताती है, रोशानी ने उसका हाथ पकड़े चूमा। क्या गुड न्यूज़ है? मायमा की आंखों में नमी सी लहराई। जी, 3 मंथ का हो चुका है मेरा बेबी। न जाने न चाहते हुए भी मायमा की पलकें झुकी तो रोशानी ने आहिस्तगी से हारिब को अपने साथ ही लिटाए। मायमा का हाथ पकड़ते ही अपने सीने से लिपटाया, जो पिया के गले लगाते ही रो पड़ी। खुद रोशानी की आंखें सुर्ख हो गई। मेरी जान अपिया, तुम्हारे सुख पर कुर्बान, बहुत मुबारक हो। ठीक हो ना? पेन तो नहीं कहीं? इतनी लेट क्यों पता चला? बेबी तो ठीक है? रोशानी ने उसको ढेर सा गले लगाने के बाद रूबरू करे पूछा तो वो जल्दी से आंसू पहुंचती मुस्कुराई। जो सप्लीमेंट में खा रही थी ना, वो बेबी के लिए अच्छे रहे। अभी ब्लड रिपोर्ट आई कुछ देर पहले। मेरा बेबी अभी से बहुत हेल्थी है। हातिब को बेटी चाहिए मुझसे। वो जैसे बताते बताते हारिब को देखने लगी। रोशानी भी हंसी। मुझे और मेरे हारिब को भी तुमसे बेबी गर्ल चाहिए मेरी जान। रोशानी ने फिर से बाजू पर लाए तो वो पिया के गले लगती खुद भी मुस्कुराई। काश बाबा होते हमारे पास। वो इस वक्त रुखसाने को या खुद को जज्बाती करना नहीं चाहती थी, पर ये बहुत खुशी का लम्हा था कि उसे बाबा बहुत याद आए। बाबा हमारे पास ही तो है मायमा, हमारी मुस्कुराहट में मुस्कुराते हैं। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मेरे होते हुए तुम्हें उनकी कमी नहीं होगी। आज से तुम मुझे पिया के साथ बाबा भी समझ लेना। वो अब तक रुशाने के गले लगी थी क्योंकि कुछ दिल का बोझ बस रुशाने से वो बांट सकती थी। आपसे उनकी खुशबू आती है तो समझने की क्या ज़रूरत? आपका होना मेरे लिए छाँव ही तो है। अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी तो वो आपके हारिब की होगी, आई प्रॉमिस। रुशाने ने प्यार से उसके सर को सहलाते चूमा। मेरी जान, तुम ना भी दो, हारिब और उसकी डॉन मम्मी है ना, खुद तुम्हारी गुड़िया पर कब्जा जमा लेंगे। इस पर तो दोनों हंसी। खुशी खुशी इजाज़त है। वो उठ बैठी, अपने आंसू पहुंच गई। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। जिस तरह तुमने मेरा ख्याल रखा मैं भी रखना चाहती हूँ। कोई दर्द ना देखो तुम मेरी जान। हमेशा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। तुम हातिब के साथ जब जब मुस्कुराती हो मेरा दिल ठंडा होता है, और यकीनन बाबा की कब्र भी ठंडी होती होगी। वो खुश हुआ। इतने सारे दिलासे के बाद भी वो अगर हातिब की खुशी बताने की कोशिश करती तो रो पड़ती। वो इतने खुश तो मुझे पाकर भी नहीं थे जितने ये सुख पाकर हुए। दिन ब दिन उनसे मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है अपिया। एक लम्हे के लिए भी वो मुझे फरामोश नहीं होने देते। एक लम्हे के लिए भी मुझे अपने आप से रिहाई नहीं देते। कभी कभी डरती हूँ कि किसी की नज़र। वो वाहमों का शिकार थी तो रुशाने ने इसे खामोश करवाते रोका। हम सब हैं तुम दो की नज़र उतारने के लिए। अच्छा सोचो, इधर आओ, मेरे गले लगो और बस मुस्कुराओ। मेरी छोटी सी जान भी मम्मी बन रही है। कोई तपश ना देखो ताओ मेरा मायमा। बाबा की ऐसी प्यारी अमानत हो जिसे मैं खुद से ज्यादा संभाल कर रखना चाहती हूँ। दोनों बहनों के लाड देखे पारस और हातिब दोनों ही दरवाजे में रुक गए। हातिब ने अपना कारनामा भाई को भी बता दिया और यही सेलिब्रेट करने वो साथ तो आए, पर अब अंदर जाना मुनासिब न लगा तो पलट गए। सेंटी सीन चल रहा है बहनों का। हम ऐसा करते हैं, इन तीनों को छोड़ते हैं यहीं, मिठाई लेकर जरा घर निकलते हैं यार। मुंह मीठा, वो भी डबल खुशी पर तो बनता है। पारस ने हातिब की गाल थपककर जब ये प्लान बनाया तो वो बिना कुछ कहे पारस के गले लगा। तो पारस की मुस्कुराहट में एक दर्द उमट आया। तुम रोने लगे हो सर फिर अमीर? पारस ने उसको अपने बाजुओं में जरा गोटते सरगोशी की। रोए मेरे दुश्मन, बस दिल चाहा आपसे गले लग जाऊं। वो भारी सी सरगोशी में अपना दिफा गलत जगह कर गया था। तुम्हारे इस दिल चाहने पर कुर्बान। पारस ने उसके बालों में हाथ फिरते थपक कर खुद से दूर किया तो हातिब नजर सी चुराते मिला। जाओ ये न्यूज़ घर के 4 बाशिंदों को सुना कर आओ दोनों। रात सेलिब्रेशन बनती है आज, हारिब के आने की और उसके पीछे पीछे बेचैन सी रूह के आने की, जो शायद मेरे हारिब का ही इन फ्यूचर हिस्सा बन जाए। मेरा अपना दिल चाहता है अल्लाह तुम्हें पहली बेटी दे। तुम रहमत को समेटना डिजर्व करते हो। ये बात तो हातिब को और भी मुस्कुराहट दे गई और जनाब ने अमल का वादा भी किया। वो दोनों फिर अंदर जाएंगे तो जरा उदास माहौल बेहतर हो चुका था। रुशानी और मायमा ने बैक वक्त अपने अपने हीरो को देखते स्माइल दी। हातिब, मेरी मायमा का अब एक्स्ट्रा ख्याल रखना, ये फिर से तुम्हारी राहत बनने वाली है। खुश रहो दोनों। पारस के हमरा खड़े हातिब ने रुशानी को देखने के बाद मायमा को देखा। आमीन। ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरता जब ये मेरी राहत ना हो। पूरा ख्याल रखूंगा इसका। हातिब का यकीन दिलाना इतना खूबसूरत था कि कुछ लम्हे इन सब के पास हर्फ ना बचे। अमायमा बच्चे, हातिब के साथ घर जाओ, हम भी आ जाएंगे आज। अमायमा ने सर हिलाया और अपिया से फिर से गले लगी ही कि हातिब के हाथ बढ़ाने पर जल्दी से उसका हाथ थामे थामे तो हातिब की बाजुओं में जा बसी और वो जनाब पारस और रोशाने को शरारत से आंख विंग करते निकल गए। पारस भी रोशाने के पास जैसे ही बड़ा, हारिब के जाकर एकदम रोने पर प्लान कैंसिल करे जल्दी से हारिब को अपनी गोद में लिया और लेने की देर थी वो मदहोश सा हुए वापस सो गया। आपकी खुशबू मिलते ही मेरी फोटो कॉपी शांत हो गई।
یہ سب لگتا ہی میری طرح نہیں، یہ آپ کے لیے پوزیسو میری طرح ہوگا پارس۔ پارس نے حارب کا سر چومتے سے خود سے لپٹائے نگاہ روشانے پر ڈالی اور اس کے پہلو میں ہی بیٹھا۔ تم اکیلی ہی پوزیسو کافی ہو، اس سے سمجھدار ہونا ہوگا۔ روشانی نے گال پھلائے۔ مطلب پوزیسو لوگ سمجھدار نہیں ہوتے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ برا منا گئی۔ ہاں، وہ جذباتی ہوتے ہیں اور مرد کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ تم پر یہ سوٹ کرتا ہے، اسے مضبوط ہونا ہوگا تبھی یہ میری طرح بنے گا، ورنہ تو چیختا ہی رہے گا توجہ کی کمی پر۔ روشانی نے پارس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نہیں چیختی توجہ کی کمی پر میں، فکر مت کرے۔ پارس نے مسکرا کر روشانی کی گال آگے جھک کر چومی۔ ایسا ایسے کہو جو تمہیں جانتا نہیں۔ اب تو جناب محترمہ کی رگ رگ سے واقف تھے۔ میں آپ کی توجہ کے لیے روتی نہیں ہوں، اب بلکہ آپ کو آپ سے چھین لیا کروں گی۔ روشانی نے اپنے نیک ارادوں سے باخبر شرارت کے ساتھ کیا۔ مجھے ایسی ہی جل پری چاہیے۔ خیر اب تم حارب کو دیکھو، میں موہنی کو دیکھ کر آتا ہوں۔ کہے گی پارس آئے ہی نہیں، تب تک تم ریڈی رہنا، گھر چلیں گے پھر، ٹھیک ہو نا؟ حارب کو روشانی کی گود میں دیے وہ اس کے ہر درد سے نجات کی یقین دہانی کا طالب تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، موہنی کو میرا پیار بھی دیجیے گا، دل تو میرا بھی ہے جانے کا، پر بڑے بزرگ کہتے ہیں اس حالت میں سیر سپاٹے کم ہی کرنے چاہیے، تو آپ میرا اور حارب کا پیار بھی دیجیے گا دونوں کو۔ پارس نے مسکرا کر ان بڑے بزرگ کو غائبانہ دعائیں دیں جن کی یہ ضدی لڑکی مان رہی تھی۔ تمہارا پیار صرف میرے لیے ہے، زیادہ بانٹنے کی کوشش کی تو کھا جاؤں گا۔ پارس نے اس کی ناک دبائی۔ پلیز ابھی مت کھائیے گا، حارب بہت چھوٹا ہے۔ فوراً زمانی ہیزی سے روشانی نے آنکھ دبائی تو پارس اس آفت لڑکی کی بات کا مفہوم سمجھے ہنسا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ پارس نے اس کی گال زور سے دبوچتے پوچھا۔ اس کے دانتوں کو کچھ ہوا کہ گال چبا ہی ڈالے۔ نہ، ہم باز آنے کے لیے بنے ہی نہیں، جائیں اور جلدی سے واپس آئیں۔ میں اور حارب اپنے گھر جانے کو شدت سے بے قرار ہیں۔ روشانی کا یوں محبت سے رخصت کرنا پارس کے عام سے سفر کو بے بہکا دیتا تھا۔ ابھی آیا میری جانو، سی یو۔ وہ جھک کر روشانی کا سر چومتے ہی دروازے کی طرف بڑھا تو روشانی کے چہرے میں سرخیاں سی چھوڑ گیا، جبکہ پھر سے ممی کے سارے لاڈ حارب کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ ابراہیم، تم نے ساری رات تو مجھے ٹال لیا، اب بتاؤ کیا واقعی لڑکی کا معاملہ تھا؟ وہ ہاسپٹل کی ریڈی ہو چکی تھی، پر ابراہیم کو ابھی بھی بستر میں غصہ دیکھے اپنی ہیلز اتارے واپس اس کے پاس ہی اس کے بازو پر سر رکھے لیٹی تو ابراہیم نے فون سائیڈ رکھے توجہ سہانا پر دی۔ بتاؤں گا، اس کے بال سے لاتے محمول لہجے میں بولا تو وہ مزید چڑھ گئی۔ ابھی بتاؤ۔ وہ ضدی پاگل کرنے لگتی تھی۔ تمہیں اس پر یقین ہے نا سہانا کہ میں تمہارے ساتھ کتنا وفادار ہوں؟ جواب دینے کے بجائے ابراہیم نے الٹا سوال کیا تو سہانا نے اس کے برہنہ سینے پر انگلیوں کو پھیرتے بس سر ہلایا۔ اس پر بھی یقین ہوگا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ ابراہیم نے اس کے اپنے سینے سے نیچے کی طرف سرکتے ہاتھ کو قابو کرتے واپس محترمہ کی توجہ گرد لپیٹی، بازو کس کر کروائی تو وہ اس کی گونٹنے کی شدت پر کراہی۔ ابراہیم جو سنجیدہ تھا آنکھوں میں خمار اترا۔ ہاں ہے یقین، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم لڑکیوں کا سوچو بھی۔ اس کی ہونٹوں کے پاس سرکتی بولی، لہجے میں روٹھا پن اودا۔ جس کی سوچوں میں تم بسی ہو وہ اپنا تک نہیں سوچ سکتا، کسی اور عورت کا خیال کتنا بڑا گناہ ہوگا تمہیں کیا پتا، لیکن یہ کہوں گا کہ کبھی اس چیز کو لے کر مجھ پر شک مت کرنا، میں تمہاری بے اعتباری کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سہانا اس کے الفاظ کو سمجھتی اور مانتی تھی، تبھی تو مسکرائی کہ جیسے اس کی مسکراہٹ نے ابراہیم کے ہونٹوں سے عہد کر لیا ہو۔ اوکے، کبھی بے اعتباری نہیں دکھاؤں گی، بس میں تمہارے لیے بہت زیادہ حساس ہوں، ترس ترس کر واپس ملے ہو تم مجھے، میں نے بہت سنبھال کر رکھنا ہے تمہیں۔ ابراہیم کے انگ انگ میں سرور سرایت کیا جب سہانا نے اس کی گردن سہلانے کے بیچ یہ اعتراف کیا، تم سنبھال لوگی، تم پر یقین ہے مجھے، اب دور ہو جاؤ۔ صبح صبح شوہر ایک زخمی ترسے شیر سے کم نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو ڈاکٹر صاحبہ آپ لیٹ ہاسپٹل پہنچے، وہ بھی تازہ تازہ سرخیوں میں گلے چہرے کے سنگ۔ سہانا جو اس کی گردن سہلا رہی تھی ایسی چھیڑخانی پر دبا گئی جس پر ابراہیم نے کھانستے ہوئے اپنا سانس سنوارا۔ سہانا نے اس کا چہرہ دوسری طرف کرتے ابراہیم کی گردن پر پیار کرتے کان کی لو دانت میں لیتے کاٹی تو ابراہیم نے ایک ہی جھٹکے سے سہانا کو میٹرس پر منتقل کیا اور خود ہی اس پر حاوی ہوا۔ میں بس چھیڑ رہی تھی، کچھ مت کرنا۔ سہانا کی ساری بہادری ہوا ہوئی کیونکہ ابراہیم کی ہلکی پھلکی محبت کی بوچھاڑ بھی بات بہت بڑھا دیتی تھی۔ میں چھڑ گیا ہوں، اب اس باولے شیر کو شانت کرو ورنہ ہلنے نہیں دوں گا تمہیں یہاں سے۔ ابراہیم کے جھکنے کی کوشش ناکام کرے سہانا نے پوری چالاکی سے ابراہیم کو گدگدی کیے خود پر، پھر میٹرس پر گراتے ایک سیکنڈ میں خود کو ابراہیم سے بچایا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
हाँ, तुम्हें शांत करूँ और तुम मुझसे बाहर जल्दी उकता कर भाग निकलो अपनी रिश्तेदार गर्लफ्रेंड्स के पास। बुढ़ापे तक तरसाऊंगी मैं अपने इस जख्मी शेर को। सुहाना ने हील्स पहनी और फौरन जाकर ड्रेसिंग के सामने रुके अपने बाल ठीक करते बड़े गुरूर से कहा। तो इब्राहिम तकिए को सीने से लगाकर लेटे लेटे बेदम होते हंसा। तरसे मेरे दुश्मन, लगता है इब्राहिम अफंदी की कुर्बत में गुजरी रातें तुम सवेरा होते ही भूल जाती हो। तुम्हें दिन में भी अपने जुनून की किसी रोज झलक दिखानी पड़ेगी, है ना सुहाना? सुहाना के हाथों में खौफ के सिवा ब्रश लर्जा तो वो जैसे पलटी। इब्राहिम ने जिन निगाहों से सर से पैर सुहाना को निहारा, बेचारी हिम्मत वाली ना होती तो गिर पड़ती। इब्राहिम, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी अगर तुमने ऐसा किया। उठकर फ्रेश हो, नाश्ते पर मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। मैं देखती हूँ मैं भी हाथी पर मायमा भी आ गए हो। अगर तुम दोबारा मेरे आने पर सोए मिले तो मैं यहीं पड़े पड़े तुम्हें पानी से नहला दूंगी। सुहाना ने दरवाजे का रुख करते करते भी धमकी दी, जबकि इब्राहिम साहब को शर्म से नाता मुद्दत हुए टूट चुका था। पानी से नहीं यार, अपनी मोहब्बत की बरसात से भिगो देना जैसा तुम करती रहती हो। सुहाना के कान से अब सच में धुआं निकला। बेशरम आदमी। बेचारी ऐसे ही सुर्खियों में नहा गई, जबकि इब्राहिम ने उसके जाते ही कहकहा लगाया और वापस लिहाफ में मुंह देकर सो गया। जबकि सुहाना बाहर आई तो आगे से एक नई खुशखबरी मिली। हमायमा और हातिब आ चुके थे और बेबी की न्यूज़ भी बता चुके थे। लेकिन अब के सुहाना बिल्कुल उदास ना हुई और दोनों को खुशी से गले लगाया। खुद परीसा और हाशिम यूं थे जैसे शादी मर्ग किसी कैफियत में हो। चूंकि मायमा की तबीयत अभी भी डाउन थी, तभी सुहाना इसे रूम में ले गई। परी तो अपनी बहू की खिदमतों के लिए किचन दौड़ी, जबकि हाशिम को भी ऑफिस निकलना था, पर वो रात के इंतजामात खुद करवाने का कहकर निकले थे। सुहाना जब रूम से निकल रही थी तभी हातिब भी वहीं आते रुका। बहुत खुश हूँ मैं, मेरा ये भाई भी बाबा बनने वाला है। अमायमा की फिक्र मत करना, हम मिलकर उसका और बेबी का पूरा ध्यान रखेंगे। सुहाना की शफकत भरी यकीन दहानी पर वो बस मुस्कुराया और आगे होते सुहाना का सर चूमा। और मैं इसके बदले दुआ करूंगा कि इब्राहिम और आपके बीच भी जल्दी ये वाला विलन टिपके। इसे ये दुआ मुंह पर देकर तो मैं बहुत तंग कर चुका हूँ, क्योंकि आपको शेयर करते मौत पड़ती है उसे। लेकिन मैं ये दुआ आपको आपके सामने हमेशा दूंगा। सुहाना की आंखों में हफीफ सी सुर्खी आई, पर वो हातिब के गले लगकर मजबूत हो गई। मेरी जान, ख्याल रखो इसका, मैं ज़रा हॉस्पिटल निकल रही हूँ, शाम में मिलते हैं। सुहाना ने प्यार से अलग होते हातिब की गाल सहलाई और वहां से चली गई। हातिब ने डोर ओपन करे, अंदर कदम रखे तो उमामा ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने रिंग्स उतार कर बाल ब्रश करते हुए पलटी। तो हातिब ने उसके हाथ से ब्रश लेकर वापस सिंघार मेज पर रखे। दोनों हाथों में मायमा का चेहरा भरा, जिसकी गालों पर हातिब को देखते हमेशा चमक उतर आती थी। फिर वो उसके होठों पर मोहब्बत निछावर करे मसरूर सुनहरी आंखों से हमायमा के रंग बदलते चेहरे को देखते मुस्कुराया। कुछ देर सो जाओ, आज यूनी की छुट्टी तो हो ही गई, तो नींद पूरी करके मैसेज करना, मैं तुम्हें आज के सारे लेक्चर्स मंगवा दूंगा। और हाँ, ये सेमेस्टर क्लियर करो जिसके नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं, अगला फ्रीज करवा दूंगा ताकि तुम इजी होके बेबी का टाइम एंजॉय कर सको। अमायमा खुद भी यही चाहती थी और हातिब ने पहले ही उसके आराम का सोच लिया था। थैंक यू, आप भी सो जाए मेरे पास। वो इतने बिजी मिस्टर को या फिर लाड में कर गई तो वो घबराया सा हंसा। मेरी जान, मैं बिजी आदमी हूँ, कुछ अहम काम है, शाम में मिलूंगा, तुम मजे से रेस्ट करो और मम्मा से नाज नखरे उठवाओ जैसे रोशानी उठवाती रही है। अब मेरी हसीना की बारी। वो हातिब की बात पर फौरी नफी में सर घुमाती दोनों बाजू हातिब की गर्दन में हमाइल कर गई। वो बिना किसी वजह के भी हम बेटियों के नाज नखरे उठाती आई हैं, इवन न्यूजीलैंड बैठी छोटी बहू के भी, हालांकि वो बहुत दूर है। तो अब बेफिक्र हो जाए, अपने काम निपटाए, इंतजार करूंगी आपका शाम में। अपने नरम होठों को हातिब की गाल से मस करे मम्मा खतीफा और साइड ली तो हातिब ने उसके नाजुक से वजूद को खुद में बसा सा लिया। आफ्टर ऑल मम्मा किसकी हैं? जनाब इतराने लगे, पर मायमा को शरारत सूझ रही थी। हम सब की। मैं दुआ करती हूँ हर लड़की को परी मम्मा जैसी सास मिले, लेकिन आप जैसा हस्बैंड बस मुझे ही मिला है और किसी को ना मिले। वह रश्क से बोली, उसकी ब्राउन आंखें उनसे हटी थी। हर कोई अमायमा भी तो नहीं कि उसे हातिब मिलता रहे। अपना ख्याल रखना, ज़रा भी कोई परेशानी हो कॉल मी, मैं तुम्हारे लिए हर लम्हा अवेलेबल हूँ। हातिब की चाहत बरी ताकीद पर अमायमा ने फर्मा बरदारी से सर हिलाया और बाजू हातिब के गर्दन से निकाले ही कि हातिब ने इसे बाजुओं में उठा लिया। वो खिलखिलाई। हातिब ने इसे मैटर्स पर लिटाते झुककर एक शिद्दत भरी जसारत करते हुए उसको संभाला और बिना मायमा को देखते वार्डरोब की तरफ बढ़े अपने दूसरे कपड़े निकालता हुआ नहाने घुसा, क्योंकि आज कुछ अहम था करने को। आज उन्हें वो ट्रैकर लेने जाना था जो उस लड़की के अंदर का इब्राहिम फिट करने वाला था, और इस ट्रैकर के लिए उन्हें आज इस्तांबुल निकलना था। इब्राहिम को भी हातिब ने आते हुए रिमाइंडर दे दिया था, तभी वो भी नींद को हैराबाद के उठ गया।
आबेल इस वक्त ब्यूरो में था और उसके साथ महमद सबील मौजूद थे, जिन पर वो बिला झिझक एतबार कर सकता था, क्योंकि वो हदायत बाबा सरकार के सबसे बेहतरीन और बावफा जानशीन थे। साहिर खान जो एक चार्मिंग इंसान था, वो भी कुछ टीम के साथ अपने काम में मसरूफ था, जबकि बाहर ऑफिस में आबेल रोलिंग चेयर पर बैठा मुसलसल साहिर खान को देख रहा था, जो हदायत बाबा का बेटा था। क्या आपको साहिर पर शक है, ईगल? महमद के सवाल पर आबेल अपनी सोचों के गर्दाब से निकला। महमद सबील, तुम हदायत बाबा के साथ कब से हो? आबेल की तवज्जो खुद पर पाते महमद सबील ने छंबे के संग आबेल इसहाक को देखा। 10 साल हो गए हैं, क्यों पूछ रहे हैं? महमद सबील के माथे पर आई नमी ईगल को यकदम ही क्लिक की। फिर इसी लम्हे आबेल की नजर महमद सबील के हाथ पर गई, मगर वहां कोई टैटू ना था, और तभी आबेल ने वापस महमद सबील की काली आंखें गौर से देखी। फिर उसके सर के बाल जो इक्का दुक्का सफेद बआसानी देखे जा सकते थे, यहाँ तक कि दाढ़ी में भी सफेदी छलक रही थी। बस ऐसे ही साहिर पर नजर रखनी होगी। आबेल ने फौरन से बात डाली तो महमद सबील भी वहीं रखी फाइल उलटने लगा, और तभी कुछ ऐसा था जिसने आबेल को फिर पथरा दिया, और वो था महमद के दाएं हाथ के बाएं हाथ से ज्यादा फेयर होना। आबेल की आंखों में शर्मंगेजी की लहर उतरी। तो महमद साहब, आप थे 10 साल से घर के बेदी। बिना सबूत के मैं ये खबर पारस को नहीं दे सकता। आपके इस हाथ की मुंह दिखाई करनी होगी। महमद को जरा भी मशकूक किए बिना आबेल ने मुस्कुराकर वापस साहिर खान को देखा, जो किसी अहम काम और मिशन में बिजी डिटेल वर्क कर रहा था, जबकि महमद सबील ने घबराकर आबेल को देखते अपने माथे की नमी पूंजी थी, जैसे इस वक्त वो वफादार आदमी सख्त मुस्तरब हो गया हो। जबकि आबेल मन ही मन में मुस्कुराता गद्दार को भांप लेने पर अगला लाएमल तरतीब दे रहा था। वहीं पारस ने मोहनी से मुलाकात की तो वो सो रही थी, लेकिन जब पारस ने उसके सर पर हाथ रखा तो मानूस से लम्स पर न सिर्फ जागी, बल्कि पारस का हाथ थामा जिसकी गोद में इस्लान था। पारस नर्स से कुछ मिनट्स के लिए इस्लान को लेकर आया था। पारस, ये प्यारा है ना? वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। नहीं, तुम ज्यादा प्यारी हो मेरा बच्चा। मैं बहुत खौफजदा था आबेल से, कहीं ज्यादा, कि पता नहीं कैसे होगा सब, लेकिन मोहनी बहुत बहादुर है, क्योंकि वो मेरी और नाइल की मजबूत बेटी है। असलान बेहतर था, लेकिन हार्ट बीट इशू के सबब इसे हॉस्पिटल अभी मजीद रोका जाना था। मोहनी ने खुशी भरी मुस्कुराहट से पारस को देखा। मैंने सुना आपका भी बेबी बॉय हारिब आया है। मैं बेबी गर्ल अब कहाँ से लाऊंगी असलान की? पारस को लगा था ये भूत बस रोशाने पर ही सवार है। अब समझ आई, ये मम्मी इसकी मिली भगत है। आ जाएगी, तुम दुआ करोगी तो। बस अपना ख्याल रखो, असलान भी जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा। परेशान नहीं होना, इसे कुछ नहीं होगा, न तुम्हें कुछ होने देंगे हम। मेरी बहुत सी दुआएं हैं तुम दो के लिए। पारस का आना और यूं हौसला देना बहुत बड़ी तसल्ली थी। आसिया साहिबा भी ड्राइवर के साथ काफी देर पहले आ चुकी थी। अंदर झांकी तो पारस को देखे पास आकर उसका सर चुमा। आंटी, इसका ख्याल रखिएगा, मैं असलान को वापस डॉक्टर्स को दिया, अब निकलूंगा। पारस ने इजाजत तलब करते कुछ देर असलान को मोहनी के हवाले किया, तो मोहनी के बहुत से लाड असलान को मिलते देखे वो दोनों खुशी हमकता मुस्कुरा दिए। खैर से जाओ मेरे बच्चे। मोहनी ने असलान को वापस पारस के हवाले किया और खुद पारस को स्माइल पास करती हाथ हिलाकर बाय करने लगी। जब किंतु के जाते ही आसिया आकर मोहनी के पास बैठी और उसको उससे लिपटाए उसका हाथ चुमा। ठीक हो ना मेरे बच्चे? मामा का लाड से पूछना हसीन था और मोहनी का खुशी से सर हिलाना हसीन तरीन। इब्राहिम और हातिब की इस्तांबुल रवानगी हो गई थी और उन्हें अपनी मतलूबा चीज़ भी मिल चुकी थी। जबकि उनकी वापसी मुकदाम पैलेस में हुई तो आगे हातिब साहब की घर वापसी और न्यू बेबी की आमद की न्यूज़ की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी। मगर दूसरी तरफ आबेल ने शाम तक अपना शक दूर कर लिया और पारस को कॉल मिलाई। जो आबेल ने बताया वो सुनकर पारस का होंठ खोल गया। वो रूम में आया तो रुशाने भी हारिब के सो जाने पर इसे रूम में सुलाने पीछे ही आई। पारस कहीं जाने को रेडी हुए फुल ब्लैक में मिरर के सामने खड़ा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था, जब रुशाने ने एहतियात से हारिब को नर्म मैट्रेस पर लेटाया, क्योंकि बेबी कॉट में भी रुशाने से नहीं सुला रही थी, क्योंकि इसे लगता था अगर इसमें हारिब जागा तो पता नहीं चलेगा। पारस ने ऐसा सोचा भी नहीं था, जो हकीकत आज सामने आई तभी उसका बस ना चल रहा था इस गद्दार की गर्दन काटते। रुशाने उसके करीब आ रुकी। आप कहाँ जा रहे हैं पारस? उसकी बाजू पकड़े अपनी तरफ पलटाए बोली, और पारस ने अपनी आंखों में तड़ती गजब की सुर्खी फौरन नरमी की चादर में लपेटी। वो रुशाने को सिर्फ मोहब्बत से देखना चाहता था। इन हरी आंखों को बचाने जिनकी वजह से हमारे रास्ते की एक चमकीली कंदील बुझ गई। रुशाने, तुम्हारे साथ हारिब मुकदाम है, मेरा सफर यहाँ से फिर शुरू होगा। वो रुहासी होती पारस के सीने से लिपटी। मतलब हम फिर से जुदा हो जाएंगे? वो एक पल भी से ओझल नहीं चाहती थी।
ہر بار کا جدا ہونا تم سے نئے ڈھنگ کے ملنے کا سرور بھی تو دیتا ہے جل پری۔ آواز دے کر دیکھنا، تمہارے پاس نہ آیا تو کہنا۔ وہ ایسے مان دے کر بچھڑتا کہ وہ پارس اس مغلانی کو روکنا زیادتی سمجھنے لگتی تھی۔ پارس نے ہاتھ اس کی پشت پر سہلاتے اوپر کو لے جاتے اس کے بالوں کی خوشبو انہیل کی جو اب دگنے لمبے تھے، اور وہ ہمیشہ پارس کے ساتھ انہیں کھول دیتی تھی۔ آج جانا ضروری ہے، آج ہی تو میں اور خالد ہاسپٹل سے لوٹے ہیں، مجھے اور اس سے آپ کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ وہ روبرو ہوئی پر سخت افسردہ تھی۔ ہاتھ پارس کے گریبان تک لے جاتے پھر اوپر سرکاتے۔ پارس کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھرا۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو میں ایک حرف کہے بنا تمہارے پہلو میں بس جاتا، لیکن کیا کروں، تم سب کی حفاظت کے لیے آستین کے سام کا سر کچلنا ہے۔ تمہارے کے پاس ہو وہ تمہارے پاس ہے، اسے بھی کافی سمجھو، میں کام ختم ہوتے ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ پارس نے اس کے ماتھے کو محبت اور شدت سے چوما اور دور ہونے ہی لگا جب روشانی نے گردن میں بازو لپیٹے اس کو واپس اپنے قریب کرتے وہ سانسیں چھین لیں جن پر اسے پارس سے زیادہ اپنا حق لگتا تھا۔ حلق میں اترتی روشانی کی سانسیں اور اس کے ہونٹوں کی شدت اور خوشبو محسوس کرتے پارس نے اس کو بازوؤں میں بہت آرام سے بھرا۔ بس روشانے، وہ اسے خود سے دور کرنے پر مجبور ہوا جو اداس تھی اور پارس کا ہوش اڑانے کی در پر اتری تھی۔ کیوں بس، میرے اختیار میں آپ کو کچھ پل روکنا ایسے ہی ہے، کرنے دیں۔ وہ ضد پر اتری تو پارس نے اسے پکڑ کر اپنے گلے لگایا۔ حارب کیا سوچے گا، اس کی ممی اس کے بابا کو اتنا ٹف ٹائم دیتی ہے۔ پارس کی نظر میٹرس پر نرم تکیوں کے بیچ سوئے حارب پر پڑی تو جناب نے روشانے سے دھیان بھٹکایا۔ اسے ابھی رونے، دودھ پینے اور ڈائپر گندے کرنے کے علاوہ ہوش نہیں۔ وہ پارس کی گردن میں چھپی ناراض تھی پر جواب پورے ہوش میں دیا۔ تبھی تو پارس کو مسکرانا پڑا۔ اور تمہیں کیوں ہوش ہے پھر میری جان لینے کا؟ اپنی حالت دیکھو روشانے اور حرکت دیکھو، کھڑا تو تم سے ہوا نہیں جا رہا۔ پارس نے اپنی گردن پر کیے گئے روشانی کی تشدد پر نچلا لپ دانتوں میں دیا، کیونکہ یہ لڑکی لگ رہا تھا گردن نوٹ جائے گی۔ تبھی تو اپنی انرجی لے رہی ہوں آپ سے، جائے نہیں لیتی۔ میں حارب کو پالیاں کروں گی، اب دیکھنا۔ پارس کی شرٹ کی کالر کو ٹھیک کرے، اپنی کارستانی چھپائے۔ وہ اس کی بازو کھولے ناراضگی سے میٹرس کی طرف بڑھی تو پارس نے اسے حارب کے پاس ہی بیٹھتے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اچھے بھلے سوئے ویلن کو اٹھا کر جگاتی۔ پارس نے روشانی کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کر واپس اپنی بازو کے حصار میں لیا۔ کیا چاہتی ہو؟ پارس نے بیچ کا کوئی راہ چاہا۔ آپ کو مٹھی میں قید کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پارس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کے گہرے سانس کو لیتے بولی۔ آلریڈی کر چکی ہو، خود کے ہر حصے میں قید۔ پارس نے اس کی گردن کی نچلی طرف سے ہاتھ داخل کرتے بالوں کو سمیٹا اور اس کی گردن سے کان کی لو تک محبت سے چومتے فاصلہ بنایا۔ وہ تھوڑی قائل لگنے لگی۔ میں آواز دوں گی تو سچی آنا پڑے گا پارس، کیونکہ آئی نیڈ یو۔ قائل ہو بھی گئی تھی جبکہ پارس نے اسے قریب ہونے کی آنکھوں کی جنبش سے اجازت دی، جس نے اس بار نرمی سے حق لٹایا، جو پارس کو اس کے میٹھے دلفریب لمس میں مدہوش سا مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ آؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے جانے دو پہلے۔ وہ اس کی سانسوں کے بیچ بمشکل حلق ترکیے بولا، کیونکہ وہ پارس کے لیے ایسی ہی جنونی ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا اپنا۔ روشانی نے پارس کو خود سے دور ہونے کی اجازت دی، مگر اس لڑکی نے جو جذبات بھڑکائے وہ بجھانے اب پارس کے لیے کچھ دیر ناممکن رہتے۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ۔ وہ جاتے جاتے شکوہ کی نہ ہوا تو روشانی حارب کے سرہانے ہی بیٹھی۔ آپ نے بھی نہیں کیا دیکھے، وہ بھی کسی سے کم تھوڑا تھی۔ اپنے تھوڑے سے ابھی بھی دکھائی دیتے ٹمی کی طرف اشارہ کیے منہ بسڑا تو پارس ڈور کے پاس رک کر ہنسا اور یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو دنیا سدھر سکتی ہے پر تم نہیں۔ یہ اندر کرو، میں پھر باہر لے آؤں گا، اب بچ جانا، ظالم والا شوہر بنوں گا۔ ویٹ اینڈ واچ مسز پارس۔ مجھے دھمکی لگا کر اپنی طرف سے ڈرا کر گیا۔ روشانی اس کے جانے کے بعد کتنی دیر مسکراتی رہی اور پھر حارب صاحب کے جاگنے پر روشانی نے جلدی سے اپنی چھوٹی سی دنیا کو اٹھا کر اپنے بازوؤں میں لیا، جو ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلتا انگڑائی لے رہا تھا۔ ابھی سے میرے حارب کی انگڑائیاں اتنی ہاٹ ہیں، بڑا ہو کر تو یہ ہر انگڑائی پر لڑکیاں فدا کرے گا۔ اف، میری کالی چمکتی آنکھوں والی فوٹو کاپی میں تمہیں کس کس سے بچاؤں گی؟ حارب کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے لگاتی خود بھی لام لیٹ ہوئی، جو مما جانی کی آغوش میں آتے ہی ایسے کمپلیمنٹ پر ایسے سرور یافتہ ہوئے کہ پھر سے ٹن اور اسے مدھم مسکراتا دیکھے روشانی نے اس کی نوک ہنس کر چومی، جو ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ اسے لگا زور سے دبی تو اندر ہی نہ گھس جائے۔ پارس سے دوری مشکل تھی پر لگ رہا تھا حارب اپنے بابا جان کی جگہ پر روشانی کا خوب دل لگانے والا ہے۔ جی جناب۔
تو خوش ہوئے آپ اتنے ویٹ کے بعد جو ایک میٹھی حسین سی ایپیسوڈ میں نے دی ہے؟ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ ایک دن کے گیپ یا میں بھی کل ہی دے دوں، تو آپ لوگوں نے پلیز ناراض نہیں ہونا، خفا نہیں ہونا، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ رائٹرز بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، سوچ ملے ہیں، او مائی گاڈ۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا، اور اچھا سا تبصرہ بھی دیتے جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو بہت ہی اسپیشل اور دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کیا یحییٰ پکڑنے والا ہے، پکڑا جانے والا ہے، یہ آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے، اور کیا وہ واقعی محمد سبیل ہی ہے، یہ آپ کو اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔